हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ओपेनहाइमर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर से दिखाई जाती है, जिनकी कोर्ट की सुनवाई की तैयारी की जा रही है। लेकिन उसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर यानी कि लेविस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे और साथ ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी, यानी कि वो गरीब लोगों की अक्सर पैसों से मदद किया करते थे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो एक नेवल ऑफिसर भी रह चुके हैं और साथ ही लास्ट में उन्होंने AEC को चुना, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जिस ओहदे से ही आज उनका इंटरव्यू भी लिया जा रहा है, जिसमें वो ओपेनहाइमर के अगेंस्ट खड़े हैं। जी हाँ, लेविस ने ही ओपेनहाइमर पर केस किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट है। जिसके बाद ये सीन ओपेनहाइमर की तरफ शिफ्ट होता है, जिनकी कोर्ट में बातचीत हो रही है और वो अपनी स्टार्ट से कहानी बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी PhD जर्मनी से कंप्लीट की, जिसके साथ साथ उन्हें अक्सर ये फील होता था कि वो अंदर से एटम से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्हें लैब्स के काम पसंद नहीं आते थे, जो चीज उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और ऐसे ही एक दिन कॉलेज में काफी मशहूर डैनिश फिजिस्ट आए थे, जिनका नाम नील्स बोर था, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे और उनसे काफी सारे सवाल ओपेनहाइमर करते हैं, जो सवाल नील्स को काफी पसंद आते हैं, जिस कारण वो उसे अपनी स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहते हैं और एटम्स पर और रिसर्च करने के लिए, जो उन्होंने काफी सालों तक की भी। और साथ ही काफी अलग अलग तरीकों से उन्हें एटम्स की जानकारी मिली। जिसके बाद ये सीन फिर से लेविस की तरफ बढ़ता है, जिनसे कोर्ट में बातचीत की जा रही है, जहाँ वो बताते हैं कि उनकी मुलाकात ओपेनहाइमर से तब हुई थी जब उन्हें ऑलमोस्ट दुनिया में सभी लोग जानने पहचानने लगे थे। और ईयर की बात करें तो ईयर 1947 का था, जिस समय लेविस ने ओपेनहाइमर को AEC में शामिल करने की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही उन्होंने उनके लिए सारे बंदोबस्त भी कर रखे थे। लेकिन बातचीत करते हुए ओपेनहाइमर की नजर एल्बर्ट आइंस्टाइन पर पड़ी थी, जिन्हें देख लेविस ने उनसे यही सवाल किया था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्या आपने एल्बर्ट की हेल्प ली थी, जिसके जवाब में ओपेनहाइमर उससे हाँ ही कहते हैं और यहाँ से निकल सीधा एल्बर्ट की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही वहाँ लेविस भी आ पहुँचते हैं। लेकिन उनके पहुँचते ही वहाँ से एल्बर्ट निकल पड़ते हैं और हम देख पाते हैं कि ओपेनहाइमर अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी वरीड है, जिस कारण लेविस उन्हें बताते हैं कि सिक्योरिटी की फिक्र करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि सारी सिक्योरिटी उन्होंने प्लान की है और उन्हें सिर्फ AEC के लिए काम करना है। पर ओपेनहाइमर ने जरा भी ना सोची और उन्होंने लेविस को कहा कि वो सोचकर बताएंगे। वेल, तो लेविस के काम की बात करिए तो लेविस ओपेनहाइमर को एक नए बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी देने वाला था, वो भी उनके मैनहट्टन की तरक्की के बाद। और अब उनका ये काम था कि उन्हें हाइड्रोजन से एक बॉम्ब बनाना था, जो कि काफी डेंजरस हो सकता था, जिसे बनाने के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जो चीज शायद से लेविस को पसंद नहीं आई और इस कारण से ही वो ओपेनहाइमर पर केस कर बैठे। वो भी ऐसा वैसा केस नहीं बल्कि एक कम्युनिस्ट होने का उन पर केस डाल दिया उन्होंने, जिसकी सुनवाई अब वो वहाँ कर रहे हैं। और साथ ही हमें ओपेनहाइमर की थोड़ी और कहानी बताई जाती है, वो भी उस समय की जिस समय ओपेनहाइमर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक प्रोफेसर की जॉब हासिल की थी, वो भी कैलिफोर्निया में। और वहाँ उनकी मुलाकात अर्नेस्ट लॉरेंस से हुई थी, जो कि अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिस्ट थे। साथ ही उन दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो गई, जहाँ रहकर ओपेनहाइमर ने बच्चों को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने का जिम्मा लिया। पर इतना ही नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर होकर काफी सारे बच्चों ने एटम्स की पढ़ाई में भी काफी रुचि ली थी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वहाँ आ रहे बच्चे पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्व थे, जिस कारण ओपेनहाइमर भी उन लोगों की इन बातचीत में काफी इन्वॉल्व रहने लगे। जो चीज जैसे ही अर्नेस्ट को पता चली थी तो उन्होंने ओपेनहाइमर को यही सजेस्ट किया कि वो सिर्फ अपनी टीचिंग पर ध्यान दे, ना कि इन सारी पॉलिटिक्स की चीजों पर। जिन सारी बातों को सुन ओपेनहाइमर ने उन सारी बातों से दूर रहने का डिसीजन लिया। लेकिन एक दिन एक पार्टी में उनकी मुलाकात जीन टेटलॉट से हुई थी, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिस्ट के साथ साथ फिजिशियन भी थी, लेकिन साथ ही एक कम्युनिस्ट भी, जिस कारण उसने एक कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी, जिसका नाम यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी था। और उसी पार्टी में
ओपनहाइमर और जेन एक दूसरे के करीब आए थे क्योंकि उन दोनों के विचार पॉलिटिक्स को लेकर थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। और ऐसे ही एक दिन उन्हें ये तक पता चला, यानी कि ओपनहाइमर को, कि किसी ने एटम के टुकड़े कर दिए हैं, जो चीज काफी ही बड़ी है। जिस बात को जान ओपनहाइमर काफी खुश होता है और साथ ही अपनी एक नई रिसर्च स्टार्ट कर देता है, जिस रिसर्च के दौरान उन्हें ये पता चला था कि एटम के सिर्फ टुकड़े ही नहीं हुए, बल्कि उन टुकड़ों की मदद से वो लोग काफी सारी चीजें बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज डिस्ट्रॉय आती है, यानी कि एक काफी खतरनाक बॉम्ब। और इन्हीं सारी चीजों में जब ओपनहाइमर बिजी थे तो उसी कारण उनके और जेन के बीच दूरियां आ गई थी, जिस कारण अक्सर उन लोगों के बीच लड़ाइयां हुआ करती थी। लेकिन फिर भी ओपनहाइमर ने अपना ध्यान अपनी रिसर्च से नहीं हटाया, जिस कारण एटम पर और रिसर्च करने पर उन्हें तरक्की भी मिली और साथ ही अमेरिकन साइंटिस्ट के बीच भी उनकी काफी वाहवाही हुई। और जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो उसी के साथ ओपनहाइमर और बाकी सभी को एक काफी बुरी खबर मिली थी, जो खबर कोई ऐसी वैसी खबर नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 की थी, जिसके साथ साथ उनकी मुलाकात किटी से भी हुई थी, यानी कि कैथरीन से भी, जो एक जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थी और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका में एक मेंबर भी, जिसे बातचीत करने में ओपनहाइमर को काफी खुशी मिलती थी और साथ ही वो उनकी बातचीत में काफी इंटरेस्ट भी लेती थी, जिस कारण उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। और ऐसे ही एक दिन जब वो लोग घूमने के लिए गए तो उसी दौरान कैथरीन यानी कि किटी ने ओपनहाइमर को अपने रिलेशनशिप के यानी कि शादी के बारे में भी बताया था, जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और हम देख पाते हैं कि ऐसे ही उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। और रही बात जेन की, तो हम देख पाते हैं कि ओपनहाइमर उससे मिल उन दोनों का रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ काफी सालों बाद अर्नेस्ट फिर से नोटिस कर पाते हैं कि ओपनहाइमर फिर से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, जो चीज उन्हें फिर पसंद नहीं आती, जिस कारण उनके स्टूडेंट्स को वो वहाँ से भगाकर ओपनहाइमर को फिर समझाने लगता है और ये तक कहता है कि तुम्हें पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व होकर अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें तुम काफी ही अच्छे हो, जो चीज अब रॉबर्ट करने को तैयार है। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे ही वो अपने घर लौटता है तो नोटिस कर पाता है कि किटी बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही है और वो अक्सर नशे में ही रहती है, जो चीज ओपनहाइमर को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो अपने बच्चे को अपने दोस्त के पास छोड़ देता है और उन्हें किटी की पूरी हालत के बारे में सब कुछ बताता है। और ऐसे ही काफी सालों बाद ओपनहाइमर की मुलाकात लेस्ली ग्रोव से होती है, यानी कि लेफ्टिनेंट ग्रोव से, जो ओपनहाइमर के काम से काफी इम्प्रेस्ड है और साथ ही वो यूनाइटेड स्टेट आर्मी में एज ए इंजीनियर ऑफिसर का काम कर रहे थे उस समय। और साथ ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उन्होंने ओपनहाइमर का काफी साथ दिया था। लेकिन अब वो ओपनहाइमर से सिर्फ इसीलिए मिलने के लिए आए हैं ताकि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट एटॉमिक बॉम्ब पर लगाए, जिसकी रिक्वेस्ट वो ओपनहाइमर से रखते हैं। और हम देख पाते हैं कि पहले तो ओपनहाइमर मना कर देते हैं, लेकिन लेविस उन्हें ये अश्योरिटी देते हैं कि वो लोग उस बॉम्ब का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए चाहते हैं। और साथ ही इस बात की अश्योरिटी भी उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई भी सिंपैथीज कम्युनिज्म को लेकर नहीं है, यानी कि अगर आप लोगों को पता है तो कम्युनिज्म सिंपली लेफ्ट विंग को कहा जाता था। जो अश्योरिटी मिलने पर ओपनहाइमर ने अपनी हामी भरी और साथ ही अपनी टीम को असेंबल करना शुरू कर दिया ताकि साइंटिस्ट और भी लोग मिल एक एटॉमिक बॉम्ब बना सके। जिस एटॉमिक बॉम्ब को वो लोग सिर्फ एक ही एम पर बना रहे हैं कि इससे वो लोग वर्ल्ड के डिस्प्यूट होने से रोकेंगे, ना कि वर्ल्ड को खतरा हो इससे। साथ ही नाजीज के डेंजर्स को देख और उनके ट्रीटमेंट यानी कि उनका व्यवहार जूइश पीपल को लेकर काफी ही बुरा था, जिस कारण ये सारी चीजें ओपनहाइमर को उत्तेजित करती थी कि वो ये सारी चीजें जल्द से जल्द खत्म करे। पर एक मोमेंट ऐसा आया कि कुछ जर्मन्स ने सरेंडर करना शुरू कर दिया, जिस कारण कुछ साइंटिस्ट ये सोचने लग गए कि अब इस एटॉमिक बॉम्ब का कोई काम नहीं, तो उन्हें ये कंस्ट्रक्शन बॉम्ब को बनाने की रोक देनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहा और ट्रिलियंस टेस्ट इस पर किए गए। वो भी ये सोचे बगैर कि इस टेस्ट के द्वारा या फिर इस चेन को कंटिन्यू रखने के कारण कुछ खतरनाक चीजें भी जन्म ले सकती है या फिर इसे कोई खतरा किसी को हो सकता है। लेकिन ट्रिलियंस टेस्ट करने के बाद फाइनली एक टेस्ट उनका सक्सेसफुल रहा, जिससे सभी लोग काफी इम्प्रेस थे और यहाँ ओपनहाइमर का पीक पॉइंट चल रहा था, यानी कि उन्हें सभी लोग काफी अच्छे से जानने लगे और साथ ही उनकी वाहवाही हर जगह फैल गई। और ऐसे ही ये सारी चीजें यूएस प्रेसिडेंट के कानों तक भी गई, जो और कोई नहीं बल्कि हैरी एस ट्रूमैन था, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि बनाए हुए ओपनहाइमर की उस एटॉमिक बॉम्ब को और कहीं नहीं बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी में डाला जाएगा। जिसके लिए ओपनहाइमर रेडी तो नहीं थे, लेकिन कोइंसिडेंस कुछ ऐसे थे कि जापान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था, जिस कारण ही यूएस प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया
था और ठीक वैसा ही हुआ जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी नहीं बल्कि ओपेनहाइमर भी, जिसके साथ साथ हैरी भी उनसे काफी खुश तो हुए थे। जिस मुलाकात से हैरी अब उनसे काफी अपसेट है, क्योंकि हैरी ये नोटिस कर पाते हैं कि ओपेनहाइमर के ये इमोशंस बेतुके हैं और साथ ही काफी कमजोर भी है ओपेनहाइमर, जिस कारण वो ओपेनहाइमर से काफी नाराज होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ओपेनहाइमर को ये तक कहा कि बॉम्ब बनाने का काम बेशक तुम्हें सौंपा गया था, लेकिन उसे कहा और कैसे इस्तेमाल करना है उसकी जिम्मेवारी हम पर थी। तो ये तुम बात याद रखना कि जो भी तुमने बनाया था उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी कहीं भी नहीं आती। यानी कि उन्होंने साफ साफ ओपेनहाइमर को यही कहा कि उस बॉम्बिंग से ओपेनहाइमर का कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसे हैरी ने साफ साफ कह तो दिया था। लेकिन ओपेनहाइमर ये सारी चीजें खुद में होल्ड कर रह गए, यानी कि उनके दिमाग से ये चीज कभी निकली ही नहीं, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो चीज उन्होंने बनाई है वो ना सिर्फ इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती है बल्कि उनकी रूह तक इन सारी चीजों को देखकर कांप उठती है। और ऐसा ही कुछ अब ओपेनहाइमर के साथ हो रहा है, जो स्पीच देते वक्त भी उन सभी लोगों की मौतों को महसूस कर पा रहा था, जिस कारण ही उसने इन सारी चीजों से पनाह मांग ली थी। यानी कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ एक संगठन छेड़ दिया था। यानी कि ओपेनहाइमर ने बाकी सालों में एक वोकल जंग छेड़ दी थी, वो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट के खिलाफ। साथ ही उसने हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने से भी रोक लगा रखी थी। यानी कि जो प्रस्ताव स्टार्ट में उनके पास लेविस लेकर पहुंचा था, वो प्रस्ताव को उन्होंने इसी कारण से ठुकराया है। साथ ही उनकी ऐसी दशा देख वो भी कोल्ड वॉर के दौरान, जो कि सोवियत यूनियन के साथ चल रही थी उस वक्त, सभी लोगों ने ओपेनहाइमर की इन सारी चीजों को विवादों में रखा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें लेफ्ट विंग तक करार दे दिया गया, क्योंकि उनका रिलेशन टेटलॉक के साथ था। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि टेटलॉक एक कम्युनिस्ट भी थी और साथ ही उसने सुसाइड कर लिया, जो चीज ओपेनहाइमर को उसके एटॉमिक बॉम्ब बनाने के दौरान काफी डिस्टर्ब रखा करती थी। और उसी कारण से अब ओपेनहाइमर की इन सारी चीजों में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफी दिलचस्पी ले रही है, जिसमें डेफिनेटली लुइस का ही हाथ है और उसे इस बात का पूरा पक्का पता है कि ओपेनहाइमर एक लेफ्ट विंग है। जबकि सीधा कहा जाए तो लुइस अपनी ग्रजेस ओपेनहाइमर पर निकाल रहा है, वो भी इसी कारण से क्योंकि उसने लेविस के प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया और अब बढ़ चढ़कर ओपेनहाइमर की इन सारी चीजों में वो साथ दे रहे हैं ताकि वो एनी हाउ ओपेनहाइमर को एक कम्युनिस्ट घोषित कर सके। लेकिन वो आरोप पूरी तरह ओपेनहाइमर पर साबित तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को उनके पास से रिवोक यानी कि हटा दिया जाता है और साथ ही गवर्नमेंट से मिली सारी चीजें उनसे ले ली जाती है, क्योंकि उनका नाता टेटलॉक के साथ था जो एक कम्युनिस्ट ग्रुप को लीड कर रही थी, जिस कारण ही ओपेनहाइमर पर सिर्फ यही सारी चीजें एप्लीकेबल हुई है। और ना सिर्फ इतनी ही चीजें बल्कि उन्हें एटॉमिक एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी से भी हटा दिया गया है। जो फैसला स्ट्रॉस के एक्शन का बैकफायर है, यानी कि स्ट्रॉस पर भी कुछ चीजें भारी पड़ी है, वो भी ओपेनहाइमर से पंगा लेने के चक्कर में, जो कि उनका फॉर्मर मैटलैब टेक्नीशियन था, जिन्होंने स्ट्रॉस के खिलाफ यानी कि लेविस के खिलाफ बयान दिया था कि वो ओपेनहाइमर को नीचा दिखाना चाहते हैं और उनका एजेंडा था कि वो एनी हाउ ओपेनहाइमर को इन सारी चीजों से दूर रखे ताकि वो अपना बदला पूरी तरह उससे ले पाए। और उसने ओपेनहाइमर से बदला ना सिर्फ उसके प्रोजेक्ट को ठुकराने के लिए लिया था बल्कि इसलिए भी लिया था क्योंकि भरे सभा में ओपेनहाइमर ने उसकी बेइज्जती तक कर दी थी, जिस कारण ही उसने ओपेनहाइमर पर रिसर्च और उसके पीछे FBI लगाने स्टार्ट कर दिए थे ताकि धीरे धीरे वो ओपेनहाइमर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल उसे एक कम्युनिस्ट या फिर एक गद्दार घोषित कर सके, जिसमें वो पूरी हद तक कामयाब तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत वो कामयाब हो चुका है। लेकिन अब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जैसे ही कोर्ट में पता चलते हैं तो उस कारण लेविस को कैबिनेट पोजीशन से निकाल दिया जाता है। पर इतना ही नहीं बल्कि हमें एक पास का सीन भी दिखाया जाता है, वो भी तब का जब ओपेनहाइमर अपनी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका था और उसकी यानी कि उस एटॉमिक बॉम्ब की काफी सारी और क्रिएशन उसके सामने निकल कर आई थी, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इस कैलकुलेशन को वो लेकर और किसी के पास नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास गया था, जिन्होंने उस कैलकुलेशन को चेक किया था और उसे बताया था कि ये चीज काफी बड़ा खतरा है, वो भी लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कुछ देशों के लिए भी।
और इन्हीं बातों के कारण ल्यूइस को ऐसा लगा था कि उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके खिलाफ भड़काया है, जो उनसे बगैर बात किए हुए स्टार्ट में वहाँ से चला गया था। लेकिन ऐसी बात थी ही नहीं और ओपनहाइमर सिर्फ बॉम्ब को ही लेकर उनसे बातचीत कर रहा था और ल्यूइस न जाने क्या कुछ समझ बैठा। साथ ही हमने ये तक देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने ओपनहाइमर का एक मोमेंट पर साथ तो दिया, लेकिन साथ ही उसका साथ तक छोड़ दिया, जो वो लास्ट में भी नोटिस कर पाता है, क्योंकि जब उसे सम्मानित किया जाता है उस पर से आरोप हटने के बाद, तो कैसे सभी लोग उसकी तरफ झूठी बधाइयां देते हुए उसके पास पहुंचते हैं। जिसके बाद ये मूवी फिर से हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपनहाइमर की तरफ ले जाती है, जो दोनों ही वही कन्वर्सेशन कर रहे थे, जिस समय हम देख पाते हैं कि ओपनहाइमर के दिमाग में क्या कुछ उन सारी चीजों को लेकर चल रहा होता है। और वहीं पर ये पूरी मूवी खत्म होती है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।